बतार बोलता है इसमें एफ के डेटा से शुरुआत करते हैं, क्योंकि कल एफ ने एक बार फिर थोड़ी सेलिंग ही की है। हालांकि परसों हल्के हाथ से एफ बाय करके ले गए थे, लेकिन कल देखिए 1795 करोड़ रुपए की सेलिंग एफ ने की। डी हालांकि 1221 करोड़ रुपए की बाइंग करते हुए नजर आए। एक बार देख लेते हैं ग्लोबल इंडिसेस का हाल, किस तरह से ग्लोबल मार्केट स्टेट कर रहे हैं। खासतौर से शुरुआत करेंगे पहले अमेरिकन मार्केट से, जहां पर कि कल किस तरह की क्लोजिंग देखने के लिए मिली है उस पर नजर रखेंगे। तो डाउ जोन्स तो कल ठीक ठाक बंद हुआ, करीब 0.5% ऊपर। सारे एशियन मार्केट्स लगभग ग्रीन में दिख रहे हैं, हालांकि इतना ज़्यादा तेजी कहीं नहीं है। शंघाई हैंसेंग ग्रीन में है लेकिन फ्लैट है बिल्कुल। निकाई और कोस्पी में भी सेम हालत देखने के लिए मिल रही है। तो कुल मिलाकर कह सकते हैं कि बहुत ज़्यादा कोई पॉजिटिव ट्रिगर नहीं है, बट हाँ नेगेटिव भी कुछ नहीं है, यही एक पॉजिटिव है। एक बार देख लेते हैं आज के टॉप गेनर्स और लूजर्स कौन से काउंटर हैं जहां पर कि आज अच्छी स्ट्रेंथ दिख रही है या आउट परफॉर्मेंस दिख रही है। तो AWL जो पहले अदानी विल्मर हुआ करता था, इसमें आज करीब 6% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। कुछ खबरें आ रही है कि कंपनी शायद इनऑर्गेनिक मोड पर जाएगी, यानी कि एक्विजिशंस करेगी, जिसका इंपैक्ट देखने के लिए मिल रहा है। क्राफ्ट्समैन ऑटोमेशन करीब 4.5% ऊपर है। कॉफी डे में डॉली खन्ना के स्टेक के बाद लगातार इस काउंटर पर तेजी देखने के लिए मिल रही है। गोदावरी पावर यहाँ पर 4.5% का उछाल। शैली होटल में करीब 4.5% का उछाल देखने के लिए मिल रहा है। एक बार देख लेते हैं आज कौन से काउंटर हैं जो कि टॉप लूजिंग साइड पर हैं। तो लूजर्स में देखें तो नेटवर्क 18 कल की शानदार तेजी के बाद आज कुछ हद तक प्रॉफिट बुकिंग आती हुई दिखाई दे रही है। GHCL यहाँ पर करीब 2.5% की गिरावट। इंडिगो में करीब 2.25%, MFSL में करीब 2% और इंडिया ग्लाइकोल में करीब 2% की गिरावट देखने के लिए मिल रही है। तो कुछ एक शेयर्स जो मिड कैप क्वालिटी के हैं जहाँ पर कि थोड़ा बहुत प्रॉफिट बुकिंग या कह सकते हैं कि थोड़ी गिरावट है। लेकिन इस समय देखिए जब से डोनाल्ड ट्रंप आए हैं तो एक चीज़ तो पक्की है कि हेडलाइन तो वही जीतेंगे, तो वो जीत भी गए हैं। आज भी पहली हेडलाइन डोनाल्ड ट्रंप से ही जुड़ी हुई है, जो उन्होंने कल टैगलाइन दी थी। उन्होंने बोला कि भारत अमेरिका की ट्रेड डील जल्द हो सकती है, बातचीत चल रही है। तो ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि हमारे जो नेगोशिएटर हैं, जो हमारी ट्रेड डील को लेकर बातचीत करने वाला दल है, वो अमेरिका ऑलरेडी गया हुआ है, बातचीत वहाँ पर चल रही है। अब वो उसका आउटकम कब आता है ये देखना होगा। डोनाल्ड ट्रंप कई बार कह चुके हैं ऐसा भी। अमित सर क्या लग रहा है, इस बार ट्रेड डील हो जाएगी क्या इस महीने? मुझे लगता है कि एक्चुअली हो जानी चाहिए। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ विवेक कि देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने बहुत सारी कंट्रीज को जो है वो लेटर इशू किए हैं। उनके यूनिलैटरली उन्होंने जो है वो नए टैरिफ अनाउंस कर दिए हैं, सब्जेक्ट टू ऑफ कोर्स नेगोशिएशन टिल 1 अगस्त। मगर इंडिया के केस में ऐसा नहीं हुआ है, तो ये इससे ये बात बिल्कुल ऑब्वियस है कि हम ट्रेड डील एक्चुअली यहाँ पे हो रही है और यहाँ पे कोई लेटर यूनिलैटरली इशू नहीं हो रहा है यूएस का। तो ये तो पक्का है। तो अब आज 17 जुलाई हो चुकी है, तो आई थिंक अब धीरे धीरे करके वो जो विंडो है वो बहुत नैरो होती जा रही है। अब ये जल्द ही इनको क्लोज करना होएगा। मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि इफ नॉट बाय द एंड ऑफ दिस वीक देन अर्ली नेक्स्ट वीक तक जो है ये ट्रेड डील अनाउंस हो जाएगी। अभी उन्होंने इंडोनेशिया के साथ भी जो है एक ट्रेड डील अनाउंस की है कुछ दिन पहले। तो मुझे लगता है कहीं ना कहीं उससे उसके कुछ आसपास जो है वो इंडिया की भी ट्रेड डील होनी चाहिए। ठीक है, इंडिया की ट्रेड डील होनी चाहिए, लेकिन सर एक चीज जो कि वो डरा भी रहे हैं कि फार्मा पर टैरिफ 1 अगस्त तक लगा देंगे। ये कितना बड़ा डैम्पनर हो सकता है इंटरनेशनल मार्केट के लिए अगर उन्होंने फार्मा पर लगाया, क्योंकि स्टील और हमने देखा था कि जो एल्यूमिनियम है उस पर उन्होंने टैरिफ लगा दिया था और उसके बाद बढ़ा भी दिया था। तो काफ़ी सारे देश इस चीज़ से भड़क गए थे। एक बार मैं देख लेता हूँ कि अमेरिका में जो फार्मा का इंपोर्ट है वो किस देश से कितना है, और इंडियन कौन कौन सी कंपनीज हैं, कितना कंट्रीब्यूशन उनकी सेल्स में अमेरिका से आता है। तो एक बार हम देख लेते हैं कि अमेरिका में जो दवाइयों का इंपोर्ट होता है उसमें आयरलैंड टॉप पर है, जहां पर कि $13 बिलियन की एनुअली दवाइयों का इंपोर्ट होता है। स्विट्जरलैंड से करीब $11 बिलियन का, भारत से करीब $10 बिलियन का दवा इंपोर्ट होता है अमेरिका में। जर्मनी, इटली, कनाडा, डेनमार्क, जापान और चाइना, फिर इनके भारत के बाद इन सभी के नंबर आते हैं। चाइना करीब $1 बिलियन का दवाओं का
इंपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट करता है और अमेरिका इंपोर्ट करता है। अब देख लेते हैं कुछ इंडियन कंपनीज जिनका कि बड़ा सेल्स में कंट्रीब्यूशन आता है अमेरिका से। तो उसमें ग्रैन्यूल्स टॉप पर है जिसका 66% ऑफ द रेवेन्यू अमेरिका से आता है। उसके बाद ग्लैंड फार्मा जहां पर कि 54% उनका रेवेन्यू अमेरिका से आता है। ऑरबिंदो फार्मा, जाइडस लाइफ, डॉक्टर रेड्डीज, इन तीनों का करीब 47 to 48%, अप्रॉक्सीमेटली 50% आप कह सकते हैं कि इनका रेवेन्यू यूएस से आता है। उसके बाद ल्यूपिन, सन फार्मा, सिप्ला, एलेम्बिक, इन सभी के रेवेन्यूज़, लास्ट में टोरेंट फार्मा है जहां पर कि इन सभी के रेवेन्यूज़ 10% से लेकर ऑलमोस्ट 30% तक की रेंज में इनके रेवेन्यू यूएस से आते हैं। अमित सर, अगर इंडिया की ट्रेड डील हो जाती है तो शायद ठीक, लेकिन अगर नहीं होती है तो क्या होगा इन फार्मा कंपनीज का अगर डोनाल्ड ट्रंप अब फार्मा को टच करते हैं? पहली चीज। दूसरा कि अगर ट्रेड डील हो जाती है और बाकी देशों की नहीं होती है तो इंडियन फार्मास्यूटिकल कंपनी कहां खड़ी होंगी? इस ये अपॉर्चुनिटी होगी उनको कि अपना बिजनेस और बढ़ा लें यूएस से? जी। विवेक, एक तो मुझे लग रहा है कि देखिए ट्रेड डील तो जो है हमारी अगले कुछ दिनों में तकरीबन तकरीबन तय है कि ये अनाउंस होने वाली है, नंबर वन। नंबर सेकंड, आई थिंक फार्मा के ऊपर जो है वो टैरिफ तो खैर जरूर लगेंगे, क्योंकि डोनाल्ड ट्रम्प चाहते हैं कि कई चीजें जो अभी इंपोर्ट हो रही हैं वो यूएस उनमें खुद उनकी प्रोडक्शन करे रादर देन डिपेंडिंग ऑन अदर कंट्रीज। मगर उन्होंने ये भी बोला है कि शुरू में टैरिफ कम लगेंगे, क्योंकि वो ये भी नहीं चाहते कि अमेरिकन कंज्यूमर्स को जो है वो फार्मा या मेडिसिन के रेट उनके ज्यादा बढ़ जाए। सो आई थिंक जो टैरिफ लगेंगे भी वो भी शायद जो है वो कोई बहुत ज्यादा जैसे उन्होंने कई आइटम्स के ऊपर उन्होंने जो है वो टैरिफ बहुत ज्यादा अग्रेसिव अनाउंस कर दिया। फॉर एग्जांपल कॉपर के ऊपर उन्होंने 50% टैरिफ अनाउंस कर दिया। मुझे लगता है फार्मा के ऊपर टैरिफ्स जो हैं वो ओवरऑल कम लगेंगे। एंड मेरा ऐसा मानना है कि वीसा वी अदर कंट्रीज जो भी बड़े, जैसे आपने बताया कि जो बड़े प्रोड्यूसर्स हैं उसमें ऑफ कोर्स आयरलैंड एक है, ऑफ कोर्स चाइना है। सो मेरा ऐसा मानना है कि मोर और लेस बड़ी जो कंट्रीज होंगी दे विल बी एट पार, क्योंकि फार्मा का वो एक शायद मुझे लगता है कि एक पर्टिकुलर टैरिफ अनाउंस करना चाहेंगे रादर देन कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स पे जाने के बजाय। मुझे लगता है दे आर ग्रेजुअली मूविंग टुवर्ड्स अ फार्मा पॉलिसी। तो फार्मा पॉलिसी के तहत जो है वो टैरिफ लगेंगे, ना कि कंट्री स्पेसिफिक टैरिफ्स, ऐसा मेरा मानना है विवेक। तो मुझे लगता है कि मोर और लेस इंडियन फार्मा कंपनीज विल स्टिल रिमेन वेरी कंपेटिटिव, क्योंकि यूएस कैपेसिटीज अभी उतनी आसानी से आ नहीं पाएंगी। एंड वीजा वी द रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड हमारी जो कॉस्टिंग है वो कम है। सो टैरिफ अगर मोर और लेस इन लाइन है विद द अदर्स तो भी हम काफी कंपेटिटिव रहेंगे। और अगर किसी कुछ एक कंट्रीज के हमसे टैरिफ थोड़े कम भी हैं तो भी मेरा ऐसा मानना है कि बिकॉज ऑफ अ कॉस्ट एडवांटेज आई थिंक वी विल बी क्वाइट कंपेटिटिव। ठीक है, तो फार्मा पर सर ने अपना व्यू दे दिया है, लेकिन सर इसमें कौन सी कंपनीज जहां पर कि अगर हमें फोकस करना हो तो करना चाहिए? देखिए मुझे लगता है कि इंडिया की जो सीडीएमओ जो कंपनीज हैं, आई थिंक मोर और लेस आई सी देम कंटिन्यूइंग टू डू वेरी वेल विवेक। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि सीडीएमओ में जो है वो कोई इशू है। तो आई थिंक हमने रिसेंट पास्ट में जो है हमने सीडीएमओ कंपनीज को बढ़ते देखा है। फॉर एग्जांपल हमने डिवीज को काफी अच्छा बढ़ते देखा है, हमने पीरामल को भी अच्छा बढ़ते देखा है, और ऐसी कई तमाम कंपनीज को हमने उनके स्टॉक्स को आउट परफॉर्म करते देखा है। आई थिंक सीडीएमओ कंपनीज जो हैं दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। वो कंपनीज जो कि सीडीएमओ से अपना मैक्सिमम जिनका एक्सपोर्ट लेट्स से एक्सपोर्ट का मैक्सिमम परसेंटेज सीडीएमओ से आ रहा है, आई थिंक वो कंपनी जो है दे विल कंटिन्यू टू डू वेल। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं सर। अभी तक तो फार्मा पर बात थी, लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप कह रहे हैं कि सेमीकंडक्टर पर भी मैं जल्द ही टैरिफ लगा दूंगा।
और एक बात और वो कह रहे हैं कि अमेरिका 5 से 6 ट्रेड डील पर काम कर रहा है। 150 देशों को वो टैरिफ के लेटर भेजने वाले हैं। हालांकि चीन पर उन्होंने अपना ट्रेड डील को लेकर थोड़ा सा रुख नरम किया है। सर, दो चीज़ें इसमें कि एक कि डोनाल्ड ट्रंप लगातार ये कहते जा रहे हैं कि हम बहुत सारे देशों के साथ ट्रेड डील पर बात कर रहे हैं। उसमें ऑफ कोर्स यूरोपियन यूनियन का भी पूरा पार्ट आ जाता है। उन्होंने ये कहा भी कि जो मैंने यूरोप पर टैरिफ लगाया है वो इसलिए लगाया ताकि वो ट्रेड डील जल्दी करे। उन्होंने खुद अपनी इंटेंशन बता दी ऑलमोस्ट। तो क्या लगता है सर, ये मंथ ट्रेड डील्स का रहने वाला है अमेरिका का? एब्सोल्युटली विवेक, आई थिंक चाइना के प्रति उनका स्टांस जो है वो पिछले कुछ कोई 2 महीनों में बहुत सिग्निफिकेंटली सॉफन हुआ है विवेक। इनफैक्ट व्हाइट हाउस में और रिपब्लिकन्स में, जो कांग्रेस के रिपब्लिकन्स हैं, वहां पे कुछ डिफरेंसेस भी अराइज हो गए हैं, बिकॉज कुछ लोगों को ऐसा लग रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप कुछ ज्यादा ही सॉफ्ट हो गए हैं चाइना पे। बट मुझे लगता है कि चाइना हैज प्लेड देयर कार्ड्स वेरी वेल, और उन्होंने रेयर अर्थ और कुछ कुछ चीजों को जो है उन्होंने अपने फेवर में इस तरीके से उन्होंने यूज किया कि डोनाल्ड ट्रंप डिड नॉट हैव अ चॉइस। सो आई चाइना के साथ जो है उनकी शी जिनपिंग के साथ मीटिंग भी जो है मुझे लगता है जल्दी होएगी। मुझे लगता है कि देर इज अ कंसिडरेबल सॉफ्टनिंग इन फेवर ऑफ चाइना, विच इज ऑब्वियसली टैक्टिकली अ डिसएडवांटेज फॉर इंडिया, बिकॉज जो चाइना+1 की जो बात हो रही थी कि भाई इंडिया जो है वो आने वाले टाइम में चाइना की कुछ कैपेसिटीज जो है वो इंडिया में शिफ्ट होंगी। मुझे लगता है वो चीज अब कम लाइकली हो गई है बिकॉज ऑफ द सॉफ्टनिंग ऑफ स्टांस टुवर्ड चाइना, विच हैज हैपेंड बिकॉज ऑफ चाइना प्लेइंग देयर रेयर अर्थ एंड सम ऑफ द अदर कार्ड्स वेरी वेरी वेल। सो ये थोड़ा सा हद तक इंडिया को डिसएडवांटेज है। और रही बात ये 5-6 कंट्रीज की, तो आई थिंक इट इज वेरी वेरी क्लियर एंड ऑब्वियस कि जो बड़े बड़े जो ट्रेडिंग पार्टनर्स हैं उन सबके साथ डील स्ट्राइक होंगी, जिनमें ऑफ कोर्स चाइना है, जिसमें मेक्सिको है, ईयू है, कनाडा है, एंड इवन इंडिया, जो कि बहुत बड़ा ट्रेडिंग पार्टनर नहीं है, बट बिकॉज इंडिया के साथ नेगोशिएशंस बहुत ही एडवांस स्टेजेस पे हैं, तो वहां पर भी डील अनाउंस होएगी। तो आई थिंक मोर और लेस मुझे लग रहा है ये जो 5-6-7 जो बड़ी बड़ी कंट्रीज हैं, जो कि या तो बड़े ट्रेडिंग पार्टनर्स है या यूएस के लिए कोई स्ट्रैटेजिक पार्टनर्स हैं या स्ट्रैटेजिक अलायंस, स्ट्रैटेजिक एलाइज हैं, आई थिंक इन सबके साथ अगस्त में डील्स होंगी। और बाकियों के साथ थोड़ा यूनिलैटरली चलेगा बिकॉज इट इज नॉट पॉसिबल फॉर देम टू नेगोशिएट विद 150 कंट्रीज। तो आई थिंक ब्रॉडली ये इस तर्ज पे जो है वो जब यूएस आगे चल रहा है। ठीक है सर, टैरिफ वॉर में अभी तक तो अमेरिका ही था, अब कनाडा भी घुस गया। उसने भी स्टील पर ड्यूटी बढ़ाने की बात कही है। उसने टैरिफ लगा रहा है विद 25% का। नॉन अमेरिकन कंट्रीज़ पर ये टैरिफ लगाने की बात है। उनका कहना है कि जो हमारे यहाँ पर स्टील प्रोडक्शन होता है उसका 80 to 90% तो अमेरिका में चला जाता है, और जो हमें स्टील यूज़ करनी होती है उसका 2/3 हमारे यहाँ चाइना से आ रहा है। तो उनका जो बेसिक टारगेट है वो चाइना ही है, और वो टैरिफ लगा रहे हैं, और इस मंथ के एंड से ये टैरिफ इम्प्लीमेंट करने की बात हो रही है। सर, कैसे देख रहे हैं चाइनीज़ स्टील, क्योंकि चाइनीज़ स्टील हर जगह खतरा बन जाती है। इंडिया ने भी सेफ गार्ड ड्यूटी लगाई अपने यहाँ पर, तब जाके हमारी जो HRC प्राइजेज़ हैं वो कुछ हद तक संभलती हुई नज़र आई। इस बार स्टील कंपनीज़ के रिजल्ट्स भी उस पर पॉजिटिवली शायद आ सकते हैं। कैसे देखें सर, इंडियन स्टील को तो कोई खतरा नहीं है कि चाइना की स्टील को हर जगह से सेफगार्ड लग रहा है, तो वो कहीं ऐसा तो नहीं दूसरे ब्लैक रूट से या दूसरे रूट से इंडिया में डंपिंग की कोशिश करें? देखिए, आई थिंक कुछ चीजें तो बिल्कुल साफ हैं कि स्टील इंडस्ट्री जो है वो कई कंट्रीज ये व्यू ले रही है कि स्टील इज अ वेरी स्ट्रेटेजिक इंडस्ट्री फॉर देम, एंड दे डू नॉट वांट टू ऑफशोर देयर स्टील इंडस्ट्री। तो ये जो है धीरे धीरे करके क्लैरिटी इमर्ज हो रही है, और सभी का कहीं ना कहीं डायरेक्टली या इनडायरेक्टली निशाना चाइना पे है, बिकॉज चाइना जो है वो लोएस्ट कॉस्ट अगर कोई कंट्री एक्सपोर्ट कर सकता है स्टील, तो वो चाइना कर सकता है, बिकॉज वहां पे ये जो प्राइसिंग और एक्सपोर्ट प्राइसिंग के बीच में, कॉस्टिंग और एक्सपोर्ट प्राइसिंग के बीच में बहुत ओपेसिटी है विवेक। तो इसलिए नोबडी नोज कि उनकी एग्जैक्ट कॉस्ट क्या है और वो किस प्राइस पे डंप कर रहे हैं। तो ये तो बहुत क्लियर है
कि धीरे धीरे करके, चाहे वो यूएस है, चाहे वो कनाडा है, या वो ईयू है, या इवन इंडिया है, वो चाइनीज स्टील से बच के निकलने की कोशिश कर रहे हैं और अपनी डोमेस्टिक स्टील को थोड़ा एडवांटेज देने की कोशिश कर रहे हैं। दिस इज नंबर वन। नंबर सेकंड, इंडिया जो है वो एक्सपोर्ट के मामले में एक बहुत मार्जिनल प्रोड्यूसर है, बहुत मार्जिनल एक्सपोर्टर है स्टील का। और इंडिया की जो टोटल स्टील इंडस्ट्री है उसका टोटल परसेंटेज जो बाहर जाता है दैट इज इन सिंगल डिजिट्स। तो आई थिंक इंडिया के एक्सपोर्ट्स को जरूर थोड़ा सा फर्क पड़ सकता है बिकॉज ऑफ ऑल दीज टैरिफ्स गोइंग अप, मगर इंडिया की स्टील इंडस्ट्री जो है लार्जली जो है वो इंसुलेटेड है फ्रॉम बोथ इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। तो टू दैट एक्सटेंट जो है वो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं दिख रही है। बट टू दी एक्सटेंट कि मैं स्टील पे और आयरन ओर पे मैं बियरिश हूँ आने वाले कुछ साल के लिए, तो टू दैट एक्सटेंट ऑफ कोर्स मैं इंडिया की स्टील इंडस्ट्री पे बुलिश नहीं हूँ। मगर मुझे नहीं लगता कि ये जो वर्ल्ड वाइड जो टैरिफ वॉर्स हो रहे हैं इसके वजह से हमारी स्टील इंडस्ट्री को कोई बड़ा सेटबैक लगने वाला, मैं उस कैंप में नहीं हूँ विवेक। ठीक है सर, चलिए अच्छी बात है सर, हमारी स्टील कंपनियां चलती रहें। सर लेकिन एक शख्स जिनकी शायद जॉब ज़्यादा न चल पाए वो हैं फेड चेयरमैन, क्योंकि बार बार उन पर वाइट हाउस से या डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से इस तरह के हमले होते रहते हैं कि उनको हटा दिया जाएगा। कल भी एक वाइट हाउस के ऑफिशियल हैं, उन्होंने बोला कि पॉवेल को जल्द हटाने पर डोनाल्ड ट्रंप सोच रहे हैं, विचार कर रहे हैं। और पॉवेल का जो अभी का टर्म है वो मई 2026 तक वैसे चलने वाला है, लेकिन माना यह जा रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप पॉवेल से काफ़ी नाराज़ हैं और ट्रंप बोल भी चुके हैं। ट्रंप चाहते हैं कि अमेरिका में जल्द इंटरेस्ट रेट कट हो और पॉवेल के अनुसार वो डेटा के आधार पर ही रेट कट करेंगे। सर अगर किसी भी दिन ये बाई चांस खबर आ गई कि डोनाल्ड ट्रंप ने पॉवेल को हटा दिया, ये एक नी जर्क रिएक्शन का काम कर सकता है मार्केट के लिए बड़ा? ये बहुत बड़ा नी जर्क रिएक्शन हो सकता है विवेक, मगर मैंने इस विषय पे काफी हमने बारीकी से जो है और गहराइयों में हम लोग उतर के हमने कोशिश की है समझने की। मेरा ऐसा मानना है कि ये नहीं होने वाला है बिकॉज देखिए डोनाल्ड ट्रंप ने दो तीन बार अब देख लिया है, जब भी मार्केट को ऐसा लगा है कि शायद जो है डोनाल्ड ट्रंप पॉवेल को फायर कर देंगे। एक तो कल ऐसा लग रहा था लोगों को क्योंकि व्हाइट हाउस के स्पोक्स पर्सन ने ही कह दिया था, व्हाइट हाउस ऑफिशियल ने, तो उसको तो फिर जो है मार्केट ने ऑब्वियसली बहुत सीरियसली लिया। मगर इससे पहले भी दो एक बार ऐसा हो चुका है कि मार्केट हैड स्टार्टेड डिस्काउंटिंग कि डोनाल्ड ट्रंप शायद पॉवेल को फायर करेंगे, और हर बार जो है कुछ चीजें हुई। यूएस की लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स बढ़ गई, डॉलर इंडेक्स गिर गया, और यूएस की इक्विटी मार्केट भी गिर गई। और ये तीनों ही चीजें हैं जो डोनाल्ड ट्रंप नहीं चाहते। वो नहीं चाहते कि यूएस की इक्विटी मार्केट गिरे, वो नहीं चाहते कि यूएस की लॉन्ग टर्म बॉन्ड यील्ड्स बढ़े, और वो नहीं चाहते कि डॉलर इंडेक्स कोलैप्स कर जाए। सो मेरा ऐसा मानना है विवेक कि अटकलें लगाई जा रही हैं, मगर मुझे नहीं लगता कि ट्रंप एक्चुअली ऐसा करेंगे। और नाउ ही इज मच वाइजर, क्योंकि वो अब देख चुके हैं उसका क्या रिएक्शन होता है। और कल भी वो उन्होंने देख लिया, जिसके वजह से उन्होंने बहुत जल्दी में स्टेटमेंट इशू की कि नहीं, वो जो है वो ऐसा नहीं होने वाला है। और उन्होंने ये एक्सेप्ट किया कि वो चाहकर भी शायद ये ना कर पाए बिकॉज उसके लिए एक बहुत सीरियस इकोनॉमिक कॉज होता है, और जो कि डिसीजन कांग्रेस और कोर्ट्स के पास चला जाएगा। और वहां पर ये कन्विंस कर पाना कि पॉवल ने कोई सीरियस इकोनॉमिक जो है वो उन्होंने कोई रीजन दिया है फायरिंग का, या तो उन्होंने कोई फेड की डिसीजन मेकिंग जो है वो बहुत ज्यादा अनसुटेबल थी, या उन्होंने वो जो कंस्ट्रक्शन का जो फेड के हेडक्वार्टर्स को जो रेनोवेशन का काम है वहां पे उन्होंने जो है कोई बहुत एक तरीके से कोई मैल फंक्शन वहां पे हुआ है। ये चीजें प्रूव कर पाना तकरीबन असंभव है। तो इसलिए डोनाल्ड ट्रंप ये जानते हैं कि पहले तो ये काम वैसे ही असंभव है, और दूसरा अगर वो इस तरीके की बात भी करते हैं तो वो मार्केट्स पे जो इम्पैक्ट होएगा वो टोटली ऑपोजिट है कंपेयर टू व्हाट ही वांट्स फ्रॉम द मार्केट्स। तो मुझे लगता है कि हमें इस बात को एक थ्योरेटिकल केस तो समझ लेना चाहिए इसका, मगर प्रैक्टिकली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता कि अब ये ऐसा कुछ होने वाला है विवेक। ठीक है सर। सर हमने देखा कि जो आपने बॉन्ड यील्ड का बताया, आप काफ़ी क्लोजली इस पूरे
दुनिया की बॉन्ड यील्ड्स जो खास तौर से इम्पैक्ट करती हैं इंडियन मार्केट को, उनको काफ़ी क्लोजली ट्रैक करते हैं। सर, जो हमारे पीएसयू बैंक्स हैं, इनमें बॉन्ड यील्ड और इन पर इंटरेस्ट रेट का बड़ा इम्पैक्ट आता है, और हमने देखा कि कुछ पीएसयू बैंक्स में एक अच्छी स्ट्रेंथ बनती हुई दिख रही है। सर, आपका व्यू एसबीआई, पीएनबी, बैंक ऑफ बड़ौदा, कैनरा बैंक, इन सभी पर? विवेक, मेरा व्यू पीएसयू बैंक्स पे बहुत ज्यादा पॉजिटिव था इन द मंथ ऑफ मार्च एंड अप्रैल, बिकॉज वो बहुत ही ज्यादा बीटन डाउन थे और बहुत ही डिस्काउंटेड प्राइस पे मिल रहे थे। बट आई डोंट थिंक दैट इज द केस एनी मोर। आपने यील्ड्स वाली जो बात कही है वो बिल्कुल ठीक है। गवर्नमेंट बॉन्ड्स में और पीएसयू बैंक्स के स्टॉक्स में एक काफी ज्यादा जो है एक डायरेक्ट और पॉजिटिव कोरिलेशन है। अभी हमारा व्यू है कि इंडिया के जो 10 ईयर और 20 और 30 ईयर बॉन्ड्स हैं वो लार्जली अब रेंज बाउंड हो गए हैं। वहां पे हमें कोई बहुत ज्यादा ना तो अभी यील्ड्स बढ़ती नजर आ रही है ना गिरती नजर आ रही है, बट लॉन्गर टर्म हमें उनकी यील्ड्स गिरती नजर आ रही है। बट फॉर द नियर टर्म, लेट्स से अनदर 3-4 हफ्ते, मुझे लगता है कि वो साइडवेज रहेंगी। तो वो फिलहाल तो कोई बहुत बड़ा कैटलिस्ट नहीं बन पाएंगी हमारे सरकारी बैंकों के लिए। मगर आई थिंक ये जो क्यूआईपीज वाला जो इशू है वो सरकारी बैंकों के लिए फेवरेबल है। और आपको मालूम ही है कि एसबीआई का क्यूआईपी चल रहा है और भी सरकारी बैंकों के क्यूआईपी आएंगे जो कि विच विल मेक देम बेटर कैपिटलाइज्ड एंड विच विल हेल्प देम टू बिल्ड देयर लेंडिंग बुक इवन मोर। तो वो एक पॉजिटिव कैटलिस्ट है, ना कि बॉन्ड यील्ड्स फॉर द मोमेंट। बट मुझे लगता है कि इन्वेस्टर्स को इस बात से थोड़ा सा कॉशियस रहना पड़ेगा कि आने वाले टाइम में पीएसयू बैंक्स के जो एनपीएस हैं वो दोबारा बढ़ने के चांसेस हमें लग रहे हैं आने वाले कुछ क्वार्टर्स में। सो आई थिंक एक तरफ क्यूआईपीज हैं विच इज फेवरेबल, दूसरी तरफ बॉन्ड यील्ड्स हैं जो इमीडिएटली फेवरेबल नहीं है मगर आने वाले टाइम में फेवरेबल होंगे, तीसरी तरफ एनपीएस हैं जो कि आने वाले टाइम में वर्स ऑफ होंगे। जब मैं इन सारी चीजों को मिला के उनका नेट अफेक्ट देखता हूं विवेक, तो आई थिंक लार्जली एक साइडवेज पिक्चर समझ में आती है। यहां से पीएसयू बैंक्स बहुत ज्यादा बढ़ जाएंगे ऐसा हमारा बेस केस नहीं है। बिल्कुल सर, लेकिन इस बीच में एक एसबीआई को लेकर खबर आ रही है। जो इनका क्यूआईपी था 25,000 करोड़ का, उसमें शानदार रिस्पांस मिला है, लेड बाय एलआईसी, जिसकी वजह से इसमें जो बिड्स आई हैं वो 75,000 करोड़ रुपए की आई हैं। 3 गुना इसमें जो बिड्स आ गई हैं। सर, कैसे देख रहे हैं ये एसबीआई के लिए बड़ा सेंटिमेंटली बूस्टर देने वाला काम होगा? क्योंकि 811 रुपये का इन्होंने फ्लोर प्राइस रखा था, उस पर यह भी बोला था कि 5% मैक्सिमम डिस्काउंट दे देंगे, लेकिन जिस तरह का रिस्पॉन्स आया, डिस्काउंट की पॉसिबिलिटी लगती है कि आपको कोई डिस्काउंट देना पड़ेगा एसबीआई को, और ये एक उनको आगे फर्दर फंड रेजिंग में मदद करेगा? एब्सोल्युटली विवेक, देखिए विवेक, एसबीआई जो है वो अमंग ऑल दी पीएसयू बैंक्स एक बहुत ही अलग जगह रखता है। एसबीआई की जो सम ऑफ दी पार्ट्स वैल्यूएशन है वो शायद अभी भी उनकी करंट वैल्यूएशन से सम ऑफ दी पार्ट्स ज्यादा बनती है। तो विच मीन्स कि एसबीआई में जो देयर इज एक्चुअली लॉट ऑफ वैल्यू ऑन द टेबल। तो ये बात हमारे इंस्टीट्यूशंस बहुत अच्छे से जानते हैं। तो इसलिए आई एम नॉट सरप्राइज्ड एट ऑल कि एसबीआई के क्यूआईपी की इतनी अमेजिंग रिस्पॉन्स है, बिकॉज ऑब्वियसली उस डिफाइंड प्राइस पे institutions would want to buy SBI. It's a very, very high quality stock. I think SBI जहां तक बैंक है वो भी compared to other PSU banks they are doing very, very well. एनपीएस भी लार्जली कंट्रोल्ड हैं, उनके निम्स बहुत प्रोटेक्टेड है बिकॉज एसबीआई के पास लोएस्ट कॉस्ट कासा बैलेंस है। उनके सेविंग रेट पे वो बहुत ही कम इंटरेस्ट देते हैं। सो आई थिंक एसबीआई की एक अलग सिचुएशन है और हम उसको बाकी पीएसयू बैंक से उतना अच्छे से कंपेयर नहीं कर पाएंगे बिकॉज बाकी पीएसयू बैंक्स को उतने अमेजिंग रिस्पॉन्स नहीं मिलने वाले हैं अगर वो इतने बड़े क्यूआईपीज लेके जाएंगे। यही वजह है कि एसबीआई विल डू वेरी वेरी वेल कंपेयर टू अदर पीएसयू बैंक्स जो कि मुझे थोड़े टॉपिश लग रहे हैं। तो मुझे लगता है कि एसबीआई विल कंटिन्यू टू आउट परफॉर्म द अदर पीएसयू बैंक्स इन द नियर टर्म, not just because of the response from the QIP, but also because uski some of the parts valuation is still significantly higher and there is still value in SBI. तो एसबीआई को लेकर सर को लगता है कि
एज कम्पेयर टू अदर PSU बैंक्स ये आउट परफॉर्म करने वाला है। सर एक शेयर और कुछ रिजल्ट्स पे, मैं 2-3 रिजल्ट्स पे बात करूंगा फटाफट से। एंजल वन सर, इसके रिजल्ट्स आए कल मार्केट बंद होने के बाद, 8% इनकी इनकम बढ़ती हुई दिखाई दी। नेट प्रॉफिट 34% डाउन होता हुआ नजर आया, बिल्कुल इन लाइन विद एस्टीमेट से रिजल्ट्स। लेकिन इस रिजल्ट्स में 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट थी। एक कि इनका जो एम्प्लॉय एक्सपेंस था उसका इम्पैक्ट आया नेट प्रॉफिट पर, क्योंकि जो औसत इनका एम्प्लॉय खर्च होता है उससे करीब 87 करोड़ रुपीस का इन्होंने ज़्यादा एम्प्लॉय खर्च किया, और एम्प्लॉय स्टॉक ऑप्शन के चलते ये खर्च हुआ, जिसकी वजह से इनका जो मार्जिन्स थे या कह सकते हैं कि प्रॉफिट्स थे वो थोड़े से कम होते हुए नज़र आए। दूसरा जो बड़ा हमने रिजल्ट से पहले प्री रिजल्ट बोला भी था कि IPL में इन्होंने पैसा खर्च किया है, स्पॉन्सरशिप ली थी, कोई स्पॉन्सरशिप, तो उसकी वजह से इनका एक बड़ा खर्च IPL में इस क्वार्टर में गया है, जो कंपनी ने बताया कि 111 करोड़ रुपए का था, तो जिसकी वजह से कंपनी का प्रॉफिट कम होता हुआ नजर आया। कंपनी ने कहा कि जो ऑर्डर फ्लो है, जो क्लाइंट्स और जो कैश सेगमेंट और F&O सेगमेंट में जो क्लाइंट्स के ऑर्डर आते हैं उनके फ्लो में करीब 5% की बढ़ोतरी देखने के लिए मिली, और F&O ऑर्डर्स में करीब 4.5%। हालांकि कैश सेगमेंट के जो ऑर्डर्स थे वो लगभग फ्लैट टू पॉजिटिव ही थे। वेल्थ मैनेजमेंट सेगमेंट में करीब 33.6% की ग्रोथ देखने के लिए मिली है। सर ये माना जाए कि जो ब्रोकिंग हाउस कंपनीज हैं उनका बॉटम बन गया, और एंजल वन पर आपका कोई व्यू? मेरा व्यू एंजल वन पे नेगेटिव है विवेक, और उसकी कुछ वजहें हैं। नंबर वन, आई थिंक ये स्पेस अब बहुत ज़्यादा कंपेटिटिव होती जा रही है विवेक, और तमाम किस्म के जो हैं अब प्लेयर्स ने अपने डिस्काउंट ब्रोकिंग एप्स जो हैं लॉन्च भी कर दिए हैं, और जो एप्स टॉप के जो 10 हमारे जो एप्स हैं अब उनमें इतना इंटेंस कंपटीशन हो रहा है कि मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में इट विल पुट डाउनवर्ड प्रेशर ऑन टॉप लाइन एंड बॉटम लाइन ऑफ मोस्ट ऑफ दीज कंपनीज। नंबर वन। नंबर सेकंड, एक्सचेंजेस जो हैं और सेबी वो अनब्राइडल्ड स्पेकुलेशन को जो है वो कर्ब करना चाहते हैं, तो वो तमाम किस्म के स्टेप्स ले रहे हैं। मार्जिन्स को बढ़ाना, लॉट साइजेस को बढ़ाना, नंबर ऑफ सेटलमेंट्स को कम करना, और वो ऐसे स्टेप्स आने वाले टाइम में भी लेते रहेंगे, बिकॉज उनके पास हर बार ये रिपोर्ट पहुंच रही है कि हर फाइनेंशियल ईयर में हमारा जो रिटेल जो स्पेकुलेटर्स हैं दे आर लूजिंग लॉट ऑफ मनी, कभी 70,000 करोड़, कभी 1 लाख करोड़, एंड सेबी डज नॉट वांट दैट। सो आई थिंक एक तरफ से जो है वो सेबी का प्रेशर है, दूसरी तरफ से इंटेंस कंपटीशन है, तीसरी तरफ एम्प्लॉय कॉस्ट जो है वो बढ़ते रहेंगे, बिकॉज जो है अगेन दैट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट कि बहुत सारे डिस्काउंट ब्रोकिंग एप्स हो गए, तो आपस में जो है वो एक दूसरे के एम्प्लॉयज को भी पोच कर रहे हैं। तो मुझे तमाम फैक्टर्स के वजह से मुझे लगता है कि कई स्टॉक्स जो हैं वो अंडर प्रेशर आने वाले हैं। एंजल वन भी मुझे उनमें लगता है। सो मैं एंजल वन को लेके आने वाले टाइम में आई एम बेयरिश, आई एम नॉट बुलिश। हमारे साथ दूसरे खास मेहमान भी जुड़ चुके हैं, हमारे साथ मानस जायसवाल सर जुड़ चुके हैं। मानस सर, हाय, गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग विवेक जी, गुड मॉर्निंग। मानस सर, मैं आपके पास बस लौटता हूं एक सवाल में, और अमित सर से लास्ट फिनिश कर लेता हूं। अमित सर, दो रिजल्ट्स, दो मिड कैप IT कंपनीज के कल रिजल्ट्स आए, टेक महिंद्रा के और LTTS के। आज एक काउंटर नीचे और एक काउंटर ऊपर है। मैं एक बार रिजल्ट्स पढ़ देता हूं। टेक महिंद्रा के रिजल्ट्स वैसे तो इन लाइन विद एस्टीमेट से, और कंपनी ने जो कमेंट्री दी थी वो भी इतनी कोई ख़राब नहीं थी, लेकिन काउंटर पर रिएक्शन थोड़ा सा आज नेगेटिव है। आई थिंक कल चला है इसलिए शायद काउंटर नीचे है। रेवेन्यू में करीब 0.3% की गिरावट, और प्रॉफिट में 2% डाउन था। एबिटा और मार्जिन्स यहाँ पर थोड़ी सी बढ़त देखने के लिए मिली, तो ये एक इम्पॉर्टेंट पक्ष था टेक महिंद्रा का। LTTS में देखें जहाँ पर कि रेवेन्यूज़ में करीब 4% की गिरावट देखने के लिए मिली, वहीं नेट प्रॉफिट में 1% का जंप, एबिट करीब 3% डाउन हुआ, मार्जिन्स 13.3% आए हैं 13.2% से बढ़कर। LTTS ने जो दो इंपॉर्टेंट बात बोली जिसकी वजह से ये काउंटर आज तेज हो गया, एक कि इस साल डबल डिजिट ग्रोथ रहेगी, दूसरा $2 बिलियन का रेवेन्यू हम जो मिड टर्म में प्लान कर रहे थे कि आ जाएगा, कंपनी ने ऐसा बोला, वो हमारा अभी भी बरकरार है, हम वो लेकर आएंगे। अमित सर, स्ट्रीट ऐसे जब
बहुत ही बेयरिश सा माहौल होता है या नेगेटिव माहौल होता है किसी पर्टिकुलर सेक्टर में, और ऐसा कोई कंपनी अलग हटकर बोल दे तो शायद उसके लिए एक रेस्पेक्ट अलग आ जाती है। वही LTTS के साथ हुआ या कुछ और भी फैक्टर लग रहे हैं आपको? एग्जैक्टली यही हुआ है विवेक, बिकॉज TCS और HCL के बाद जो है उनके रिजल्ट्स के बाद बहुत सारे लोग इन IT स्टॉक्स पे काफी ज्यादा पेसिमिस्टिक हो गए थे और उनको लग रहा था कि ये सारी कंपनीज के मार्जिन्स गिरेंगे, मगर एक्चुअली LTTS और टेक महिंद्रा दोनों के ही मार्जिन्स एक्चुअली इंप्रूव किए हैं और टॉप लाइन भी जो है वो मोरलेस इन लाइन थी और बॉटम लाइन जो है वो प्रोटेक्टेड रही है। मार्जिन्स जो हैं वो थोड़े से बढ़े हैं गिरने के बजाय। तो आई थिंक कहीं ना कहीं विवेक एक पिक्चर जो निकल के आ रही है, जो बहुत ज्यादा लार्ज और डाइवर्सिफाइड प्लेयर्स हैं, आई थिंक दे आर अंडर सीवियर प्रेशर। उसमें TCS भी आ गया और उसमें HCL भी आ गया, और जो थोड़े से स्मॉलर प्लेयर्स हैं, जो थोड़े निश प्लेयर्स हैं, दे आर इन निश सेगमेंट्स। आई थिंक उनको उनमें से कई जो हैं वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं, डिपेंडिंग कि आपका जो निश है, जिस सेगमेंट पे आप ज्यादा फोकस करते हैं, वो कैसा कर रहा है। सो आई थिंक एक क्लियर पिक्चर निकल के आ रही है कि जो बहुत ज्यादा लार्ज हैं और डाइवर्सिफाइड हैं, उनके आने वाले टाइम में मार्जिन्स भी अंडर प्रेशर रहेंगे, उनकी टॉप लाइन भी ज्यादा ग्रो नहीं करेगी। तो वहां पे जो है वो डी रेटिंग इज इन प्रोसेस, एंड आई थिंक कुछ हद तक डी रेटिंग हो चुकी है, मगर आने वाली कुछ तिमाहियों में आपको फर्दर डी रेटिंग देखने को मिल सकती है। मगर जो निश प्लेयर्स हैं, टेक महिंद्रा, LTTS जैसे, जो रिलेटिवली स्मॉलर हैं, आई थिंक वहां पे मार्केट इनके रिजल्ट्स को एक थोड़ा एनकरेजिंग मान के चल रही है और उसको थोड़े से वहां पे ग्रीन शूट्स लोगों को दिख रहे हैं। So, which is why I feel कि Tech Mahindra and LTTS will continue to outperform the larger players. मगर of course, I cannot say the same about all small players, क्योंकि जो है वो जिस पर्टिकुलर निश में वो हैं, अगर वो अंडर परफॉर्म कर रहा है तो दे विल नॉट डू सिग्निफिकेंटली बेटर कंपेयर टू द लार्ज डाइवर्सिफाइड प्लेयर्स। सो आई थिंक बहुत ही स्टॉक स्पेसिफिक रहेगा, बट ओवरऑल अगर मैं एज एन इंडस्ट्री बात करूं तो आने वाले क्वार्टर्स में जो है वो प्रेशर बढ़ने वाला है। एंड आने वाले टाइम में मुझे नहीं लगता कि ये वाला सेक्टर जो है वो मार्केट को आउट परफॉर्म कर पाएगा। दे विल ईदर बी जस्ट परफॉर्मर्स और मे बी दे माइट बी इवन अंडर परफॉर्मर्स टू सम एक्सटेंट, बट आई थिंक क्लियरली स्टॉक स्पेसिफिक पोजिशनिंग की जो है वो यहाँ पे बात है। एंड you will have to be very nuanced to actually now make money from this sector. You will have to be in the right stock and not necessarily in the whole sector, and definitely not in the large diversified players. बिल्कुल ठीक है। तो लार्ज डाइवर्सिफाइड प्लेयर्स से थोड़ा सा सर ने बता दिया कि किस तरह से आपको उनमें अंडर परफॉर्मेंस दिखेगी, मतलब ज़्यादा उनमें आउट परफॉर्मेंस तो एटलीस्ट नहीं दिख रही है, लेकिन हाँ मिड कैप IT जरूर आउट परफॉर्म शायद करता हुआ दिखाई दे सकता है एज़ कम्पेयर टू लार्ज पेयर। एज एन सेक्टर सर को ज़्यादा इसमें दम नहीं दिख रहा। अमित सर, आप हमारे साथ जुड़े, सर बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सर। थैंक यू विवेक, थैंक यू। आगे बढ़ते हैं। मानस सर, निफ्टी का क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस दिख रहा है सर? तो देखिए विवेक जी, अगर हम ट्रेंड की बात करें तो फिलहाल के लिए कंसोलिडेशन दिखता है। 20 डे मूविंग एवरेज को पार नहीं कर पा रहा है निफ्टी, तो ये जो रेंज है 25,200 से 25,300, यहाँ पर रेजिस्टेंस दिखता है। अगर 25,300 के ऊपर निकलेगा तो अच्छी खासी रैली देखने को मिल सकती है, बट अभी के लिए कंसोलिडेशन है। मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा गिरावट भी देखने को शायद ना मिले। 25,000 एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, तो अगर आपके पास पोजीशन है लॉन्ग साइड पे तो 25,000 की स्टॉप लॉस से निफ्टी में बने रहना चाहिए, लेकिन फ्रेश खरीदारी या बिकवाली करने का ट्रेड यहाँ पर अभी नहीं लेना है।